केजीएफ वाली बहू। निर्मला जी के बेटे सुमित की शादी नव्या के साथ हो गई और निर्मला जी बहुत खुश थी क्योंकि बहू रानी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और नेचर भी अच्छा था। निर्मला जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। लेकिन निर्मला जी की बहू में कुछ तो अनोखा था और वो ये था कि केजीएफ मूवी देखने के बाद केजीएफ मूवी के हीरो की बहुत बड़ी फ़ैन बन गई थी और बस हर वक्त उसे ही कॉपी करने की कोशिश करती रहती। बस एक यही आदत की वजह से निर्मला जी को कभी कभी उस पर गुस्सा आ जाता। बाकी सब कुछ ठीक था। सुमित बेटा, तुम नव्या को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे बार बार केजीएफ के हीरो की तरह भेस बदलकर घूमती रहती है कॉलोनी में। सब देख देख कर हंसते हैं। क्या करूं मम्मी, मैंने उसे कई बार कहा कि बहू हो, बहू की तरह रहा करो, लेकिन उसके सर पर तो केजीएफ का भूत सवार है, किसी की सुनती ही नहीं। ठीक है बेटा, तो ऑफिस जा, मैं एक बार और उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी देर के बाद नव्या अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। अरे बहू, ये क्या, तुम फिर से केजीएफ की एक्टर बन गई? मम्मी जी, आपको पता है ना, मैं उसकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मेरी फेवरेट मूवी है ये। जानती हैं, मैंने तो सारे डायलॉग्स भी रट कर रख लिए हैं। अरे बेटा, लेकिन थोड़ा बहुत समाज की भी तो परवाह करनी पड़ती है ना। तुम इस तरह घूमती हो, सब लोग क्या सोचते होंगे, थोड़ा तो डरा करो। मम्मी जी, डर होना चाहिए और दिल में होना चाहिए। वो अपन के नहीं, सामने वाले के दिल में होना चाहिए। अरे तुम फिर से केजीएफ के डायलॉग मारने लगी। अरे पता नहीं कब समझोगी। डोंट वरी मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। उसके बाद आपकी सारी टेंशन रफू चक्कर हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद। नव्या, नव्या कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। अरे क्यों इस तरह केजीएफ का हीरो बनकर घूम रही हो? कभी तो मेरी बीवी बनकर रह लिया करो। छोड़ो ना सुमित। अच्छा बताओ, मुझे आवाज़ किस लिए दे रहे थे? क्या बताऊँ यार, मेरे बॉस ने मुझे इतना काम दे दिया ना, पूरी तरह से परेशान हो गया हूँ। ऐसा लगता है ऑफिस नहीं, युद्ध पर जाता हूँ। अरे बेटा, परेशान क्यों होता है? ला, मैं तेरा सर दबा देती हूँ, दुखी मत हो, काम तो सबको करना ही पड़ता है। लेकिन मम्मी, ऑफिस में आजकल बहुत काम रहता है, थक जाता हूँ मैं। जानता है बेटा, जब तू छोटा था ना, तो मैं ऑफिस और तुझे संभालने का सारा काम करती थी, तब मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा बेटा। सही कह रही है मम्मी जी, तुम अपने आप को ऑफिस में काम करने की वजह से योद्धा समझते हो, लेकिन जानते हो, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा एक माँ होती है। अरे ये डायलॉग तो मैंने कहीं सुना है। जरूर सुना होगा, केजीएफ फिल्म का डायलॉग, भला किसने सुना नहीं होगा? हे भगवान, कोई मेरी बीवी के सर से केजीएफ का भूत उतार दे। कुछ दिनों के बाद। नव्या, सुमित तो ऑफिस चला गया, एक काम करते हैं, हम दोनों मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद नव्या फिर से केजीएफ फिल्म के हीरो की तरह गेटअप रखकर आ जाती है। अरे तुम फिर से ये बन गई। चलिए ना मम्मी जी, आप जानती है ना, मुझे ऐसे रहना बहुत पसंद है। प्लीज़ 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 मम्मी जी। अच्छा ठीक है, चलो। मार्केट में निर्मला जी को उनकी एक सहेली मिलती है। अरे निर्मला, ये तुम किसे साथ में लेकर घूम रही हो? लगता है फिल्म का हीरो निकलकर तुम्हारे साथ आ गया है। मेरी बहन, क्या बताऊं, ये फिल्म का हीरो नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारा बेटा होगा। बहुत दिनों से देखा नहीं ना, इसलिए पहचान नहीं पाई मैं। अरे नहीं नहीं, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये मेरी बहू है नव्या। है? लेकिन दिखने में तो ये बिल्कुल केजीएफ के एक्टर की तरह नजर आ रही है। हाँ, वो क्या है ना, इसे इसी तरह रहना पसंद है। क्या बात है बहू, शहर में इस तरह घूम रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता? लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? आंटी जी, जो शहर में रहने आता है ना, वो उसके बारे में सीखता है, और जो राज करने आता है ना, वो शहर को अपने बारे में सिखाता है। और मैं इस शहर को अपने बारे में सिखा रही हूँ।
अरे ऐसा ही कुछ तो केजीएफ पिक्चर के हीरो ने भी बोला था ना अपनी फिल्म में। ये हुई ना बात, सही पहचाना आपने। केजीएफ फिल्म के हीरो का ही डायलॉग है ये। निर्मला जी और नव्या को मार्केट में शॉपिंग करते करते शाम हो जाती है और शाम को घर लौटते वक्त एक सुनसान सड़क पर अचानक से एक चोर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। चुपचाप अपना सारा रुपया माल पैसा मुझे दे दो। क्यों दे दे पैसे? तुमने दिए क्या सामान खरीदने के लिए? ओए चुप कर। और इस तरह बहुरुपया बनकर क्यों घूम रहा है? अरे घूम रहा नहीं, घूम रही है, बहू है ये मेरी। लेकिन देखने में तो तुम्हारा बेटा जैसा लगता है। वैसे कुछ भी कहो, बेटा है बड़ा हैंडसम। अरे चुप कर, कहा ना बेटा नहीं बहू है मेरी, बहू है। अच्छा ठीक है, तो ऐसे कहता हूँ, तुम्हारी बहू बहुत हैंडसम है। ओए मिस्टर चोर, ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप यहाँ से निकलो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसी बात है? एक मिनट रुको, ये देखो मेरे हाथ में गन है ना, गन। तुम दोनों का भेजा उड़ा दूंगा। नव्या लपक कर वो गन चोर से छीन लेती है। ट्रिगर पे उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, और उनकी औकात उनको चाहने वालों के अलावा और कोई समझ नहीं सकता। क्या बोले रे? ये लाइन तो मैंने कहीं सुना है। अरे सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, क्योंकि केजीएफ फिल्म तो सबने देखी है ना। मेरी बहू तो दिन में 4-4 बार देखती है, उसी का डायलॉग है ये। अरे वाह आंटी जी, बहुत कमाल की है आपकी बहू। चलता फिरता केजीएफ का एक्टर ही लगती है। एक काम करो, अब तुम यहाँ से चलते फिरते बनो, वरना तुम्हारी ये जो नकली गन है ना, इसी से नकली गोली चलाकर तुम्हारा नकली भेजा उड़ा दूंगी। चोर डर के मारे वहां से भाग जाता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुमित नव्या से कहता है, नव्या, मेरे कुछ दोस्तों ने शहर के बाहर जो बड़ा सा गार्डन है ना, वहाँ पर गेट टुगेदर का प्लान बनाया है। तुम भी सही वक्त पर रेडी हो जाना, हम भी चलेंगे। रेडी होने में तो मैं माहिर हूँ, और आप तो जानती ही है ना मैं कैसे रेडी होती हूँ। नव्या प्लीज, इस बार मेरी बीवी की तरह बनकर तैयार हो जाना। केजीएफ का एक्टर फिर कभी बन लेना। नहीं सुमित, मैं तुम्हारे दोस्तों से पहली बार मिल रही हूँ। मैं अपना असली हुनर तो दिखाऊंगी ना उन्हें, ताकि उन्हें भी पता चले कि तुम्हारी बीवी बीवी नहीं, बल्कि एक बहुत फेमस फिल्म का स्टार है, स्टार। ठीक है, तुम्हारी जिद के आगे मेरी कहाँ चलने वाली है। और फिर सुमित अपनी बीवी को लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। यह है मेरी पत्नी नव्या। अरे मुझे तो लगा ये तुम्हारा कोई नया दोस्त है। हाँ, मैं भी बहुत देर से सोच रहा था कि सुमित का नया दोस्त तो बड़ा हैंडसम है। आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं इनका दोस्त नहीं बल्कि इनकी बीवी हूँ। अगर आप बीवी हैं तो बीवी की तरह क्यों नहीं रहती? आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सुमित अपनी किसी कॉलेज की फ्रेंड को लेकर घूम रहा है। अब क्या बताऊँ यार, तुम लोग ही समझाने की कोशिश करो, मेरी तो कोई बात नहीं सुनती। अरे भाभी जी, ये तो बहुत बुरी बात है, रियली वेरी बैड। हमारे दोस्त को तो बीवी के साथ रहने की फीलिंग ही नहीं आती होगी। इफ यू थिंक आई एम बैड, आई एम योर डैड। अरे भाभी जी, क्या कमाल का डायलॉग मारा है, मजा आ गया। आप तो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। हाँ, लेकिन बस एक ही इंसान की एक्टिंग करती है मेरी बीवी, केजीएफ के हीरो की, और उसी की तरह रूप बदल बदल कर घूमती रहती है। यार सुमित, तेरे तो मजे हैं, चलता फिरता सिनेमा हॉल तेरे संग चलता है। बेटा, मेरे कितने मजे हैं और कितने नहीं ये तो मुझे ही मालूम है। ऐसा क्यों कह रहा है यार, सारा दिन डायलॉग सुनने को मिलते हैं, और बीवी एक हैंडसम दोस्त की तरह नजर आती है, और क्या चाहिए। क्या बताऊं भाई, कई बार रात को सोते वक्त जेब में नकली गन रखकर सोती है, और फिर झटके से मेरे सर पर गन तान के केजीएफ के डायलॉग मारती है। उस वक्त मेरी क्या हालत होती होगी, ये तो मैं ही समझ सकता हूँ ना। सुमित की बात सुनकर उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। नरेश की माँ अपने बेटे से मिलने दिल्ली आ रही है। इस बात का पता चलते ही नरेश के दिल में हलचल मच जाती है। नरेश अपनी माँ के स्वागत की तैयारी में लग जाता है, साथ ही उसे डर भी सताने लगता है कि उसकी माँ कहीं अपनी पुरानी जिद पर फिर से बैठ ना जाए। हे भगवान, इस बार बचा लो, अगले साल पक्का माँ की जिद पूरी कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नरेश दरवाजा खोलता है तो सामने अपने मकान मालिक को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके साथ एक सुंदर सी लड़की भी थी।
अब नमस्ते अंकल, कुछ काम था, मुझे बुला लेते। आपने क्यों कष्ट किया? अरे नहीं नहीं, इसमें कष्ट कैसा। मैं तो बस तुम्हें रीना से मिलवाने आया था। आज से रीना तुम्हारे साथ इसी फ्लैट में रहेगी। अंकल, कोई लड़का फ्लैटमेट नहीं है? एक अनजान लड़की के साथ रहना मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा। देखो नरेश, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस फ्लैट में तुम्हें किसी ना किसी के साथ एडजस्ट करना ही होगा, या फिर तुम अकेले पूरे फ्लैट का किराया दे दो, मैं किसी को नहीं रखूंगा। नरेश अपने मकान मालिक की बात सुन के रीना के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है, पर अंदर ही अंदर उसे ये बात खाने लगती है कि वो अपनी माँ को क्या जवाब देगा जब उसकी माँ रीना के बारे में उसे पूछेगी। दिन बीतने लगते हैं। नरेश और रीना अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, पर अभी भी नरेश अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। एक दिन नरेश बहुत परेशान सा बैठा होता है। तभी रीना उसे पूछती है, क्या हुआ नरेश, तुम काफी परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली 2 दिन बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो खुशी की बात है। हाँ रीना, बट मेरी माँ एक जिद लेकर बैठ गई है कि मैं शादी कर लूँ, पर मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। ऊपर से जब वो तुम्हें देखेगी तो 100 सवाल करेगी, क्या जवाब दूंगा? अरे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे पास ना इस प्रॉब्लम का सलूशन है, जिससे ना तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और ना ही तुम्हारी माँ मेरे बारे में कुछ पूछेंगी। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। वो सोचता है कि रीना खुले ख्यालों वाली लड़की है, कहीं माँ को सच बता ना दे। नरेश को सोच में डूबा देखकर रीना कहती है, अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? डोंट वरी, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसे कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसा प्लान? मैं समझाती हूँ। हम ना एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, तो तुम इस रूम का किराया दे देना जब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेंगी, सिर्फ तब तक। और तुम अपनी माँ से कह देना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इससे वो मेरे यहाँ रहने पर कोई सवाल भी नहीं करेंगी। अरे बात तुम्हारी ठीक है, पर माँ से झूठ बोलना, ना ना बाबा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। कोई और आइडिया दो ना तुम। देखो मंजूर हो तो बोलो, वरना सच बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। बहुत सोचने के बाद जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो रीना के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो रीना से बात करता है और अपनी माँ की पसंद और नापसंद के बारे में बताता है। रीना भी नरेश की सभी बातों को ध्यान से सुनती है ताकि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब नरेश की माँ उससे मिलने दिल्ली आ जाती है। नरेश अपनी माँ को फ्लैट पर लेकर जाता है। जैसे ही नरेश की माँ फ्लैट के अंदर जाती है, रीना उसके पैर छू लेती है। ये देखकर नरेश की माँ थोड़ी घबरा जाती है और नरेश से पूछती है, अरे बेटा नरेश, ये कौन है? माँ ये आपकी बहू रीना है। माफ़ी चाहता हूँ, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि आपको बता ही नहीं पाया, इसलिए सोचा कि क्यों ना आपको सरप्राइज दिया जाए। अरे बेटा, मैं तो बस तेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। हाँ, बहुत अरमान थे अपनी इकलौते बेटी की शादी को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, शायद किस्मत को यही मंजूर होगा। ये कहते ही नरेश की माँ रीना को गले लगा लेती है। रीना बेटिया, मेरा बेटा ना थोड़ा नादान है, पर तुम काफ़ी समझदार लगती हो और मैं जानती हूँ कि तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। नरेश की माँ अपने बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। नरेश की माँ और रीना का रिश्ता बहुत मजबूत होता चला जाता है। वो दोनों सारा दिन एक साथ रहती और खूब बातें करती। इधर साथ रहते रहते नरेश और रीना भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों को इस बात का एहसास हो जाता है, फिर भी वो इस बात को छुपा कर ही रखते हैं। एक दिन नरेश की माँ और रीना शादी के बारे में बात करने लगते हैं। रीना बिटिया, ये तो नरेश ने मुझे बिना बताए शादी कर ली, वरना मैं तो अपनी इकलौती बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करती कि सारी दुनिया देखती रह जाती। अच्छा माँ, आप ऐसा भी क्या करती नरेश और मेरी शादी में जो दुनिया देखती रह जाती? अरे बिटिया, एक माँ के अरमान तुम अभी नहीं समझोगी। मैं तो अपनी बहू को एक रानी की तरह लेकर आती और शादी भी बिल्कुल शाही अंदाज में करती, पर मेरे तो सारे अरमान ऐसे ही रह गए। खैर,
मुझे तो अपने बेटे और बहू की खुशी चाहिए बस। ये कहते हुए नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीना भी ये सुनकर ख्यालों में खो जाती है, क्योंकि वो भी मन ही मन खुद को नरेश की पत्नी और उसकी माँ की बहू मानने लगी थी। शाम को जब नरेश ऑफिस से घर आता है तो रीना खुद को रोक नहीं पाती और नरेश के सामने उसकी माँ को अपने और नरेश के रिश्ते का सारा सच बता देती है। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ दोनों से बहुत नाराज हो जाती है और घर वापस जाने की बात करने लगती है। तुम दोनों ने मुझसे सच छुपाकर बहुत ठेस पहुंचाई है मुझे। अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती मैं। कल ही वापस चली जाऊंगी अपने घर। माँ मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने रीना के कहने पर ही किया है, वरना मैं भी आपको कभी ठेस पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ माँ, हमने ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए किया। प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। तुम दोनों ने मेरे अरमानों के साथ खिलवाड़ किया है और वैसे भी मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। माँ की ये बात सुनकर रीना खुद को रोक नहीं पाती। माँ, क्या मैं आपके घर की बहू बनने लायक नहीं हूँ? रीना की बात सुनकर नरेश हैरान रह जाता है। नरेश की माँ भी कुछ समझ नहीं पाती। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? माँ, मैं वो नरेश से बहुत प्यार करती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको भी अपनी माँ मान बैठी हूँ। आज जब आपकी बातें सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए सारा सच आपको बता दिया। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे नरेश और रीना को गले लगा लेती है। मेरे घर की बहू तो सिर्फ रीना बिटिया ही बनेगी। मैं आज ही तुम दोनों की शादी की तारीख निकलवा दूंगी, बस एक बार तुम्हारे घर वाले मान जाए। उसी दिन रीना के माता पिता भी उनके फ्लैट पर आ जाते हैं। दोनों परिवार आपस में बैठकर बातें करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। रीना भी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है और कहती है, सही मायने में मैं अब बहू बनूंगी। अब तक तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाली बहू थी। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।